पॉलीमेडिक्योर, वैसे तो आप सब इस कंपनी के बारे में जानते हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा ये भी है क्या, ये तो हमें पता नहीं था। ये बिल्कुल आप कहेंगे। पहली चीज तो ये कि देश की दिग्गज कंपनियों में है, मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिहाज से लगातार पिछले 8 सालों से सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी रही है मेडिकल इक्विपमेंट के मामले में हिंदुस्तान की। 70% आय विदेशों से आती है। 5 प्लांट हिंदुस्तान में है और 3 विदेशों में है। लगभग लगभग 130 तरह के अलग अलग मेडिकल उपकरण ये कंपनी बनाती है और 110 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ, 110 से ज्यादा देशों में, और 5,500 से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल है हिंदुस्तान में जो इनके उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी हिमांशु बैद साहब का। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। पहले हिमांशु जी का परिचय दे दूं, मेरे शो में पहली बार ही उनसे मुलाकात हो रही है। तो वो इंजीनियर हैं, बैचलर्स डिग्री रखते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अच्छी खासी नौकरी थी जर्मनी में, वो छोड़कर आप इस कंपनी को चला रहे हैं। इस कंपनी की शुरुआत की, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा वो सीआईए की मेडिकल टेक्नोलॉजी डिवीजन के चेयरमैन हैं। मेरी तरह योग में बड़ी रुचि रखते हैं और खाली समय में परिवार के साथ वक्त बिताना भी पसंद करते हैं। तो हिमांशु जी, स्वागत है आपका। इससे पहले मैं आपकी कंपनी के बारे में बात करूं, सबसे पहले मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज ही जो लगी सर, कौन अच्छी खासी बढ़िया विदेशों की नौकरी छोड़कर वापस आता है और अपना कारोबार शुरू करता है? ये आइडिया कहां से आया आपको कि नहीं नहीं चलते जर्मनी में, क्या है हिंदुस्तान में चलते हैं, कुछ बढ़िया बिजनेस शुरू करेंगे? इसके पीछे की कहानी बताएं सर। आई थिंक इसका सबसे बड़ा मोटिवेशन जो था वो मेरे फादर थे, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया उस समय कि आके जी। कुछ फैमिली का बिजनेस संभालो आके। पर हमारी उस समय जॉइंट फैमिली थी और मैंने कुछ हम्म। साल काम भी किया जॉइंट फैमिली पर। मुझे कुछ अलग करना था और वो छोड़ के मैं फिर दिल्ली शिफ्ट आया और फैजाबाद हम्म। में पहला प्लांट लगाया अपने भाइयों के साथ में। और जो मेरा छोटा भाई ऋषि है वो भी अमेरिका में था, हम्म। उसको भी लेके आया मैं यहाँ पे, वो भी वहाँ नौकरी कर रहा था और उसको भी मैं यहाँ पे लेके आया। और उससे छोटा भाई विशाल है, वो चार्ट अकाउंटेंसी कर रहा था, उसको भी मैंने वहां से निकाला। हम तीनों ने मिलकर ये कंपनी चालू की आज से करीब 25 साल पहले रफली, और जीरो से चालू किया था और आज जहाँ है वहाँ पहुंच गए। है। तो भाइयों, जो सब लोग अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हैं विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान में क्या रखा है, क्यों वापस आए? हिमांशु जी आपके सामने जीते जागते उदाहरण है। देखिए, आप में दम है, लगन है, पैशन है, तो आप हिंदुस्तान आकर भी बड़ा कारोबार बना सकते हैं, बड़ी कंपनी बना सकते हैं, बेहतरीन कंपनी ऐसी बना सकते हैं जो पिछले 7 सालों से लगातार सबसे बड़े एक्सपोर्टर का अवार्ड जीत रही है और 110 देशों में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें हम हमेशा दूसरों पर निर्भर हैं बाहर से, कि हिंदुस्तान में इंपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान बाहर एक्सपोर्ट करे, ये बहुत कम इस फील्ड में देखने को मिलता है जो हिमांशु जी कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई हिमांशु जी। लेकिन मैंने आज आपको खास एक बात के लिए बुलाया है, और वो ये है कि ये कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, इसमें जो सिरिंज का इस्तेमाल होता है, वो सिरिंज आपकी कंपनी बना रही है। इस सिरिंज को लेकर किस तरह के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या कुछ ऑर्डर मिले हैं, मिलने वाले हैं, आपकी क्या तैयारी है? मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन दूंगा आपको। हमारी कंपनी जरूर सिरिंज बनाती, पर हम इंसुलिन सिरिंज जी। बना रहे हैं जी। और इंसुलिन सिरिंज भी कई बार वैक्सीनेशन में यूज होता है। ओके। और हमने ये अपने अपने गवर्नमेंट को ये ऑफर किया कि अगर आपको ये ओके। सिरिंज चाहिए और तो आप ये सिरिंज आप जरूर ले सकते हैं। और जो जैसे मैं आपने बताया कि मैं सीआईआई का मेडिकल टेक्नोलॉजी फोरम को मैं चेयर करता हूँ, हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ और भी एसोसिएशन में कंपनियां हैं। तो करीब हिंदुस्तान में जो आज कैपेसिटी है, करीब 1 बिलियन एडी सिरिंज बनाने की कैपेसिटी है। और सरकार ने अभी करीब 500 मिलियन के आसपास सिरिंज का टेंडर सरकार फ्लोट करेगी, जिससे कि 25 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन होगा। और हमारे पास आज कैपेसिटी अवेलेबल है इंडिया के अंदर, और कुछ कैपेसिटी पॉलीमेडिकल के पास भी सिरिंज बनाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अब ये चालू कर देना चाहिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, क्योंकि हमें लगता है वैक्सीन अब बहुत जल्दी आने वाली है। जो आज सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन बहुत जल्दी ही सरकार परमिशन दे देगी 3-4 वैक्सीन कंपनियों को यहाँ पे वैक्सीन लॉन्च करने के लिए। तो हमें सिरिंजेस चाहिए, नीडल कटर चाहिए, बायोहैजर्ड बैग्स चाहिए और कुछ कोल्ड चेन की चीजें चाहिए ताकि वैक्सीन को इसलिए ट्रांसपोर्ट कर सके। तो सरकार से हम लोग काफी फोरम से बात कर रहे हैं ऑलरेडी, अलग अलग फोरम्स पे। पर अब प्रॉपर रिक्वायरमेंट अब सरकार ने भी रेज की। सर, एक और चीज, जो कल ही आपकी बोर्ड बैठक थी और आपने 400 करोड़ का क्यूआईपी इसको मंजूरी दी कि 400 करोड़ रुपए आप जुटाने वाले हैं क्यूआईपी के हाँ। जरिए। ये पैसा क्यों, किस लिए, क्या काम आएगा सर? क्या क्या प्लान क्या है आपके? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला आपने सिंघवी साहब। इसमें हम लोग
जो अभी सरकार की पीएलआई स्कीम आई है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, तो मेडिकल डिवाइस को सरकार ने जी। बहुत महत्वता दी है, क्योंकि 80% आज इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं मेडिकल डिवाइसेस। और ये बात दुख की बात है कि इंडिया जैसा इतना जो एक मतलब आज हम इतना बढ़ रहे हैं आगे हर फील्ड के अंदर, पर मेडिकल डिवाइस में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो सरकार ने जो स्कीम बनाई है उसमें जो रीनल बिजनेस है, जो डायलिसिस का जो बिजनेस है, उसमें हमारी 90% इम्पोर्ट डिपेंडेंस है आज की तारीख में। सारी मशीनें बाहर से आती हैं, सारे कंज्यूमेबल बाहर से आते हैं। तो हमने ये बिजनेस करीब 2 साल पहले चालू किया था, और सरकार ने इस बिजनेस को पीएलआई स्कीम में इंक्लूड किया है। और अब हमें लग रहा है कि इसको हम स्केल अप करेंगे। तो हमारा ये प्लान है कि हम 150 से 200 करोड़ डायलिसिस बिजनेस में और इनकी मशीनें बनाने में और इसके कंज्यूमर बनाने में इन्वेस्ट करेंगे। और सरकार ने पीएलआई स्कीम बनाई है, उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे। साथ में हमने ये और देखा है कि अभी जब से ये कोविड का जो ये सारा हुआ है इशू, इसकी वजह से जो आज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उसमें बहुत फोकस आएगा। तो उसके लिए हमने प्लान किया है कि हम डायग्नोस्टिक फील्ड में जाएं, जहाँ पे हम डायग्नोस्टिक के कुछ नए कंज्यूमेबल बनाए, नए प्रोडक्ट्स बनाए। और हम हमारी जो ऑन्कोलॉजी की फील्ड है, हमने कंपनी एक्वायर की थी 2018 के अंदर इटली में, उसको बिजनेस को भी हम बढ़ा रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स उसमें बनाना चाहते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली इंपोर्ट सब्सिट्यूट हैं और हिंदुस्तान में नहीं बन रहे हैं। और हम चाहते हैं कि एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट करें, और सरकार का भी बहुत प्रोत्साहन है आज की तारीख में मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की तरफ से। और उन्होंने काफ़ी आज नई नई हमें मतलब चीज़ें भी की हैं इस इंडस्ट्री के लिए। एफडीआई 100% अप्रूव किया है, रेगुलेशन को उन्होंने अभी क्लियर किया है कि सारे मेडिकल डिवाइस रेगुलेट होंगे, पहले रेगुलेशन नहीं था इस इंडस्ट्री के लिए। तो काफ़ी आई थिंक प्रोत्साहन है आज इन्वेस्टमेंट करने का। और अब टाइम आ गया है कि पॉलीमेडिक की, और आज हम करीब $100 मिलियन के रेवेन्यू पे बैठे हैं। हमें लगता है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है जिसे हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और सर हम तो चाहते हैं जो दो चीजें मैं चाहता हूँ। एक तो ये कि जितना हमें कम से कम इंपोर्ट करना पड़े, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट के मामले में सबको लगता है बाहर वाले मंगाओ जी, इन्हीं के अच्छे इन्हीं के अच्छे। तो एक तो हम बाहर से मंगाने की जो आदत है उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है वो कम हो। और दूसरा ये कि हमारे देश की कंपनियां इतनी मजबूत इतनी बढ़िया बने कि एक वो छाप लगनी चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग भी बिल्कुल, मैं बहुत हम बढ़िया भी यही वर्ल्ड चाहते क्लास हैं। स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे इक्विपमेंट बनाए। जी जी सर, जी सर, जी। आज फार्मा में जैसे हिंदुस्तान में आत्मनिर्भरता है आज फार्मा सेक्टर के अंदर, वैसे ही हमारा भी एक यू है कि हाँ। आज हिंदुस्तान की हम्म। मेडिकल डिवाइस में भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। और अगले 5 से 10 साल के अंदर मेरे को पूरा विश्वास है कि थोड़ा टाइम लगेगा इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। नीडल से लेके एमआरआई मशीन तक आज मेडिकल डिवाइस कहलाता है, या मेडिकल इक्विपमेंट कहलाता है। तो आज सारे सेक्टर्स के अंदर सरकार इसमें प्रोत्साहन दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है अगले 5 से 7 साल के अंदर ये इंडस्ट्री पूरी आत्मनिर्भर बन जाएगी और हमें बाहर से डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है बिल्कुल। और होना भी चाहिए कि अगर हम दवाएं बनाने में नंबर वन है तो फिर दवाएं बनाने के काम में आने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स में नंबर वन क्यों नहीं। अच्छा सर एक चीज बताएं, चूंकि आप बाहर रहकर भी आए पढ़कर भी आए तो, और आप 110 देशों में अपने प्रोडक्ट बेचे, तो क्या बाहर की पढ़ाई और रहने का और ये जो बड़ा फायदा मिलता है जब आप इंटरनेशनल कारोबार करें तो उसका वो एक्सपीरियंस बड़ा काम आता है। बिल्कुल काम आता है सिंह साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमें बहुत सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब बाहर के लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहर के डॉक्टर से, हेल्थ केयर हम्म। प्रोफेशनल से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए, हमें एक चीज मान लीजिए, हिंदुस्तान काफी पीछे है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इसलिए आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम बाहर कम हम्म। लोगों से बात करते हैं, बाहर हम्म। के डॉक्टर से हम बाहर अस्पतालों में जाते हैं, तो हमें नई नई चीज देखने को मिलती है। उससे हमको प्रोत्साहन मिलता है कि नई R&D करें। आज हमारी कंपनी के पास 250 पैटेंट भी हैं। हम R&D भी बहुत कर रहे हैं। 300 हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो हम आज की तारीख में जो नई चीजें देख रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, उसको हम सोचने का और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल। और उसमें आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी QIPs हैं जो जब इशू जब भी खुले पॉली मेडिक्योर का, डेफिनेटली इस तरह की कंपनियों को प्रोत्साहन और सहयोग मिलना चाहिए जो वाकई में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करिए। सर 400 करोड़ तो आपके इक्विटी से आएंगे, बाकी कितना डेट और कितना बड़ा एक्सपांशन प्लान कब तक पूरा करेंगे। सिंघवी साहब, हमारा प्लान है कि करीब 600 करोड़ का हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। तो 200 करोड़ हम इंटरनल अप्रूवल से हम लेके आएंगे, और दो ओके। साल में इस प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम्म। डेट कंपनी में आज डेट करीब 30-35 करोड़ ही है, नेट डेट कंपनी के अंदर। तो डेट बहुत कम है। और हमारा जो एक बोर्ड का व्यू था कि भाई हम्म। डेट बहुत मिनिमम रखनी चाहिए कंपनी के अंदर। और आज अब हम 25 साल बाद वापस हम्म। कंपनी में इक्विटी रेस कर रहे हैं। हमने 1996 में अपना पहला आईपीओ किया था, बहुत छोटा सा, 2.25 करोड़ का। और उस समय से आज तक हमने हम्म। कोई इक्विटी रेस नहीं की कंपनी में।
तो पहली बार ऐसा है कि हम इक्विटी रेस करने जा रहे हैं।